हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 23 सितंबर के। और क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं कल का सेशन नहीं ले पाई थी। आज थोड़ा बेटर लग रहा है, तो मैं कल की और आज की जो दोनों दिन की न्यूज़ हैं उनको यहाँ पे कवर करूँगी। और क्योंकि ये बाइलिंगुअल सेशन है, इसमें हम करंट अफेयर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ते हैं, साथ ही MCQs भी हम उसमें देखते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। और ये करंट अफेयर्स आप वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या न्यूज़ है और फटाफट से हम सारी न्यूज़ को देख लेते हैं। फर्स्ट इज DCGI अप्रूव्स कमर्शियल लॉन्च ऑफ कोविड-19 टेस्ट फेलुदा। तो भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 जांच फेलुदा के वाणिज्यिक लॉन्च को मंजूरी दे दी है। अब ये फेलुदा टेस्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म है FN Cas9 एडिटर लिमिटेड यूनिफॉर्म डिटेक्शन SA, और इसको बनाया गया है टाटा ग्रुप के द्वारा। एंड इट इज़ पावर्ड बाय, इसको संचालित किसके द्वारा किया जा रहा है, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के द्वारा। और इस टेस्ट की खासियत क्या है कि इसमें जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, यानी कि क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये एक जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, एक जीनोम एडिटिंग तकनीक है जिससे डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोज किया जाता है। तो ये जो है पहली ऐसी कोविड-19 टेस्ट बना है पहला, जो क्रिस्पर Cas9 को इस्तेमाल करता है। Cas9 एक प्रोटीन है जो कि इस्तेमाल किया जाता है क्रिस्पर टेस्ट में। और इससे क्या होगा, SARS-CoV-2 जो वायरस है जिसके कारण कोविड-19 फैल रहा है, इस वायरस को जो है डिटेक्ट किया जा सकता है। और एक और ख़ास बात क्या है कि ये वर्ल्ड की पहली डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें Cas9 प्रोटीन इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द डिटेक्शन ऑफ दिस वायरस। और इसमें जो है ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की गई है, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। साथ ही जो टाटा का क्रिस्पर टेस्ट है, इसका जो एक्यूरेसी लेवल है, जो अभी तक RT-PCR टेस्ट हो रहे थे उनके एकदम बराबर है। और ICMR के जितने भी गाइडलाइंस हैं सबको इसने मीट किया है इस टेस्ट ने। और ये अफोर्डेबल है, सेफ़ है, एक्सेसिबल है और इजी टू यूज़ है। DCGI की हम बात करें तो ये डिपार्टमेंट है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का। और जो भी कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स हैं, विभिन्न कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना DCGI की जिम्मेदारी है, ये अप्रूव करता है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। Who has developed the world's first diagnostic test to use Cas9 protein for detecting the COVID-19 वायरस। कोविड-19 वायरस का पता लगाने के लिए Cas9 प्रोटीन का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला नैदानिक परीक्षण किसने विकसित किया है, टाटा ग्रुप, ग्लैक्सोस्मिथ, सीमेंस एंड सन फार्मास्यूटिकल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन A होगा, यानी कि टाटा ग्रुप। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट ने जो 2 फार्म बिल्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको पास कर दिया है। और इसमें जो पहला बिल है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि ये इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जो ट्रेड है फार्मर्स प्रोड्यूस का, उसको अलाउ करता है आउटसाइड द APMC मार्केट्स। यानी कि अब जो फार्मर्स हैं वो अगर अलग दूसरे राज्य के साथ अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर अगर वो राज्य के अंदर ही APMC मार्केट के बाहर ट्रेड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट जो है ऐसे ट्रेड्स के लिए, जो अगर फार्मर्स बाहर APMC मार्केट से बाहर अगर कोई ट्रेड करना चाहते हैं, अपने जो भी प्रोड्यूसर्स को बेचना चाहते हैं, तो उन पर कोई भी मार्केट फ़ी या फिर कोई सेस नहीं लगाया जाना चाहिए। साथ ही इससे क्या होगा कि जो इंटरमीडियरीज हैं, जो बिचौलिए हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। और जो फार्मर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से किसी को भी चुन सकते हैं सेल या परचेज़ के लिए। और इससे फार्मर्स को बेनिफिट होगा, उनको जो है फेयर प्राइस मिलेगा अपने प्रोड्यूस के लिए। वो अपना सिलेक्ट कर सकते हैं वो किसको बेचना चाहते हैं, किस प्राइस पर बेचना चाहते हैं। साथ ही जो इसमें एक चीज़ थी कि एक डाउट था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कंटिन्यू रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है प्रोक्योरमेंट जो होती है MSP पर, वो जारी रहेगी। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है कि ये एक वो मिनिमम एक प्राइस बेंचमार्क है, एक सेट करा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा
कि अगर मार्केट प्राइस इस प्राइस से कम जाता है तो गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो भी फार्मर प्रोड्यूस है उसको प्रोक्योर करेगी। दूसरा जो बिल था वो था फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। तो इसमें क्या है कि इसमें एक फ्रेमवर्क को क्रिएट किया गया है फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि जो फार्मर्स हैं और जो बायर्स हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट पे साइन कर सकते हैं, और वो एग्रीमेंट जो है वो प्रोडक्शन से पहले ही साइन होता है, जिसमें जो मूल्य है कि किस मूल्य पर जो है फार्मर के जो प्रोड्यूस हैं उसको खरीदा जाएगा वो पहले ही तय किया जाता है। द रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रेडिक्टेबिलिटी विल बी ट्रांसफर टू द स्पॉन्सर। तो अब ऐसा होगा कि अगर मार्केट प्राइस हाई होता है तो फार्मर को जो प्राइस मिलेगा वो मिनिमम प्राइस से ऊपर ही मिलेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट इज इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म विल बी प्रोवाइडेड विद क्लियर टाइमलाइंस। तो अभी तक ये भी चिंता थी कि भाई अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो ये रेजोल्यूशन कैसे होगा, तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया जाएगा और उसमें जो भी उसका रेजोल्यूशन का जो टाइम है वो भी मेंशन किया जाएगा कि भाई इतने दिन में आपको इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है करके। The farmers will have the power to fix the sale price of his choice and the payments will be received by them within 3 days। तो किसान जो है अपनी पसंद का विक्रय मूल्य जो है उसको तय कर पाएंगे और जो इसका भुगतान है वो 3 दिनों के भीतर भीतर उनको प्राप्त हो जाएगा। और फार्मर को इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि फार्मर्स को अपना मार्केट में कहीं सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कंपनी होगी, जो भी बायर होगा जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया होगा, वह खुद ही आकर खेत से जो भी प्रोड्यूस है उसको उठाकर ले जाएगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है फार्मर की वो भी बचेगी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इससे जुड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 रिसेंटली पास बाय द पार्लियामेंट। हाल ही में संसद द्वारा पारित किसानों के व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इट अलाउस इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस आउटसाइड द APMC मार्केट्स। स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट लेवी एनी मार्केट फी और सेस ऑन फार्मर्स फॉर सेलिंग देयर प्रोड्यूस आउटसाइड APMC मार्केट्स। Intermediaries will be eliminated and the farmers and traders will enjoy the freedom of choice of sale and purchase. Procurement at MSP will be eliminated। तो क्या होगा इसका सही आंसर? कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट है MSP पर वो समाप्त नहीं की गई है, वो कंटिन्यू रहेगी। अगला है 21 सितंबर को हर साल जो है वर्ल्ड एल्जाइमर डे मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके एल्जाइमर्स के बारे में। और इस वर्ष की जो थीम है एल्जाइमर मंथ के लिए, ये एक महीने का भी एक इसमें जो है मनाया जाता है वर्ल्ड एल्जाइमर्स मंथ। तो उसकी थीम है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। डिमेंशिया के बारे में बात करते हैं। एल्जाइमर क्या है? ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है जो कि डिमेंशिया की तरफ ले जाता है। डिमेंशिया क्या है? ये एक टर्म है जो अलग अलग जो ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपकी याददाश्त को या सोचने की शक्ति को या फिर आपके बिहेवियर को या फिर इमोशंस को प्रभावित करते हैं, तो उस तरह के ब्रेन डिसऑर्डर के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है डिमेंशिया। और एल्जाइमर एक ऐसा डिजीज़ है जो कुछ समय तक अगर रहे तो वो डिमेंशिया की ओर ले जाता है। अगर हम विश्व की बात करें तो 46 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को डिमेंशिया है। और एल्जाइमर्स के सिम्टम्स क्या हैं? जैसे मेमोरी रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़, मूड स्विंग्स या डिसोरिएंटेशन होना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि एल्जाइमर्स किसी को है। और ज़्यादातर ये जो है ओल्ड एज जो पीपल है उनको अफेक्ट करता है और इस डिज़ीज़ का अभी तक कोई क्योर नहीं है। ये जो है जेनेटिकली भी इनहेरिट हो सकता है या फिर कोई अगर सर में चोट लगती है या फिर डिप्रेशन है या हाइपरटेंशन है उसके कारण भी हो सकता है। जर्मन साइकाट्रिस्ट और जो पैथोलॉजिस्ट हैं एलोइस अल्जाइमर, उन्होंने इसको पहली बार 1906 में इसका जिक्र किया था। क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21 सितंबर। एल्जाइमर्स इज अ डैश। विश्व एल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। एल्जाइमर डैश एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है। इट इज़ अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। मनोभ्रंश का सबसे आम रूप है। बोथ A एंड B अ वायरल इन्फेक्शन। तो क्या होगा इसका सही आंसर?
ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जो अल्जाइमर है ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है डिमेंशिया का। ठीक है, ज़्यादातर जो डिमेंशिया के जो केसेस हैं वो अल्जाइमर्स वाले ही होते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है ताकि जो शांति के आदर्श हैं उनको मजबूत किया जा सके सभी देशों में और सभी लोगों के बीच। ये जो स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये 1981 में स्टार्ट हुआ था और 2001 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि इसको इंटरनेशनल डे ऑफ पीस को एज अ पीरियड ऑफ नॉन वायलेंस एंड सीज फायर की तरह माना जाएगा, डेजिग्नेट किया उसको। थीम 2020 जो है वो है शेपिंग पीस टुगेदर। कई बारी थीम पर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की थीम है शेपिंग पीस टुगेदर, एक साथ शांति को आकार देना। और इसके साथ हमारा कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जुड़ा है पीस से रिलेटेड, वो है SDG नंबर 16, यानी कि पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेटेड एनुअली? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 अगस्त, 22 अप्रैल, 21 सितंबर एंड 29 दिसंबर। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि 21 सितंबर। नेक्स्ट इज एक MOU साइन हुआ है आयुष मंत्रालय और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बीच में, ताकि जो मैल न्यूट्रिशन है यानी कि जो कुपोषण है उसको जो है समाप्त किया जा सके अंडर दिस पोषण अभियान। इस MOU में क्या होगा, जो आयुष बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, जो योगा की प्रैक्टिसेस हैं और जो अदर आयुष सिस्टम है उनको अडॉप्ट किया जाएगा ताकि मैल न्यूट्रिशन को कंट्रोल किया जा सके और आयुष को पोषण अभियान के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। क्योंकि ये देखा गया है कि जो आयुष की प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो योगा हो या फिर कुछ यूनानी या सिद्धा से रिलेटेड या होम्योपैथी से रिलेटेड है, तो वो पोषण जो है प्रदान करने में, कुपोषण को ख़त्म करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा है, इसीलिए उसको इंटीग्रेट किया जाएगा पोषण अभियान के साथ। और साथ ही इसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन मैसेज देंगी लोगों को, घर घर में जाकर ग्रास रूट लेवल पे उनको धात्री के नाम से जाना जाएगा। धात्री यानी कि डेडिकेटेड हेल्थ एक्टिविस्ट टू रिप्लेनिश द इन न्यूट्रिशन, पोषण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहा जाएगा। आयुष फॉर आंगनवाड़ी के नाम से एक कैंपेन भी लॉन्च किया जाएगा ताकि इस MOU में जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाएंगी उनके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। पोषण अभियान की बात करें तो ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये जो है इसको पहले नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से जाना जाता था और इसका उद्देश्य है कि जो भी न्यूट्रिशन आउटकम है चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन या फिर लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, उन सबको जो है उनके परिणामों में सुधार किया जाए। और इसको 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये देखा गया है कि चिल्ड्रन या फिर प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर्स जो होती हैं उनमें जैसे एनीमिया पाया जाता है या फिर काफ़ी न्यूट्रिशन की कमी रहती है, तो काफ़ी जो पॉपुलेशन है वो मैल न्यूट्रिशन है, जिससे जो फ्यूचर है या फिर जो कह सकते हैं हेल्थ बर्डन है वो बहुत ज़्यादा भारत के ऊपर बढ़ जाएगा। तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए पोषण अभियान जैसा जो कैंपेन है वो शुरू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और इस तरह से ही पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण माह जो है वो हर वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। एन MOU हैज़ बीन साइन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड डैश टू कंट्रोल माल न्यूट्रिशन एज अ पार्ट ऑफ पोषण अभियान। महिला और बाल विकास मंत्रालय और डैश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। नेक्स्ट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020, इसको लोकसभा में पेश किया गया। विदेशी योगदान विनिमय संशोधन विधेयक 2020, और इसके द्वारा क्या होगा, जो अनुपालन तंत्र है उसको मजबूत किया जाएगा और विदेशी योगदान की प्राप्ति और व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगा। क्योंकि अभी क्या होता है कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है
वो कहाँ से आया और कहाँ पे उसको इस्तेमाल किया गया है, उसको उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर गलत जगह पर गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को अगर गलत चीज़ों के लिए डाइवर्ट किया गया फंड्स को, तो वो एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। और ये जो नया बिल है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में अमेंडमेंट करेगा, संशोधन करेगा। इसमें इस बिल पे काफ़ी जो है डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि इसमें जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, के जो लोक सेवक हैं वो विदेशी योगदान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी एनजीओ है या फिर कोई भी एसोसिएशन है और अगर वो फॉरेन फंडिंग ले रहा है तो वो किसी भी पर्सन या एसोसिएशन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, ठीक है। And the bill will also reduce the administrative expenses of an organization via foreign contributions to 20% from 50%। पहले क्या था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जिनको मिल रहा है वो उसका 50% तक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन अब ये चीज़ को बदल दिया गया है। अब वो केवल 20% ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन का अपने जो प्रशासनिक खर्च है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। The bill makes Aadhaar compulsory for NGOs and other organization heads who want to receive foreign funding। तो आधार जो है कंपलसरी कर दिया गया है जो भी फॉरेन फंडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की हम बात करें जो 2010 का था, ये फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करता है और इंश्योर करता है कि इन फंडिंग का इस्तेमाल किसी भी ऐसी गतिविधियों के लिए, ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए नहीं किया जाए जो कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी या फिर आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सके। एंड ये जो है पहली बार बनाया गया था 1976 में, उसके बाद अमेंडमेंट करके इसको 2010 में लाया गया था। एंड नाउ इसमें अगेन जो है अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। और आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना भी होगा, काफ़ी कुछ महीने पहले भी जो है आई थिंक इसी मंथ में भी जो है कुछ एनजीओज़ को FCRA से बाहर किया गया है। एंड पहले भी कुछ एनजीओज़ को लास्ट ईयर भी जो है बाहर किया गया था, क्योंकि ये डाउट था कि वो जो फंडिंग है मतलब ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं है और फंडिंग को वो सही जगह पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऑल एनजीओज़ मस्ट रजिस्टर देमसेल्व्स अंडर द एक्ट टू रिसीव फॉरेन डोनेशंस। तो किसी को भी अगर फॉरेन डोनेशन रिसीव करनी है तो उन एनजीओज़ को अपने आप को रजिस्टर करना होगा इस एक्ट के तहत। और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये पहले 5 सालों के लिए वैध होगा और फिर उसके बाद समय समय पर इसको रिन्यू कराया जा सकता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 मेक्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल एनजीओज मैंडेटरी दोज हु वांट टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशंस। दिस रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 उन सभी गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है जो विदेशी योगदान प्राप्त करना चाहते हैं। यह पंजीकरण कितने वर्षों के लिए वैध है? 3, 4, 5 एंड 10। तो क्या होगा इसका सही आंसर? गाइज सही आंसर कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 5। नेक्स्ट इज जो HD देवगौड़ा हैं, उन्होंने अभी राज्यसभा के मेंबर के रूप में शपथ ली है और इनको सभी जानते ही हैं क्योंकि ये 11th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के फ्रॉम 1996 टू 1997 और ये जनता दल सेक्युलर के लीडर भी हैं और उन्होंने अभी ओथ लिया एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। इससे पहले वो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे 1994 से 1996 तक और अब वो कर्नाटका से जो है राज्यसभा के मेंबर चुने गए हैं एंड ही हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड। और पहली बार 1996 के बाद ऐसा हुआ है कि जनता दल सेक्युलर का कोई लीडर राज्यसभा में इलेक्ट हुआ है, तो इसीलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले राज्यसभा के बारे में कुछ जानते हैं। ये इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो ये जो है ऊपरी सदन है पार्लियामेंट का और जो लोअर हाउस है वो लोकसभा है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। ये परमानेंट हाउस है क्योंकि इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनका कार्यकाल 6 सालों का होता है और हर दूसरे साल में 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों को अपॉइंट किया जाता है, यानी कि उनको इलेक्ट किया जाता है। और इसमें जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो 250 हैं, ठीक है।
जिसमें से जो 12 मेंबर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है? दीज आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, वेरियस फील्ड से होते हैं ये, दीज आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो मेंबर्स को ओथ दिलाते हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो अभी करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सबको पता है, एम वेंकैया नायडू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एच डी देव गौड़ा हैज टेकन द ओथ एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही वॉज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एच डी देव गौड़ा ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है, वह भारत के डैश प्रधानमंत्री थे, 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखो कोई भी अपॉइंटमेंट है या पर्सनैलिटी न्यूज़ है उसके बारे में सब जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट इज राज्यसभा ने एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट बिल 2020 पास कर दिया है, और इस बिल के द्वारा जो एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था, एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, अप्रैल 2020 में, उस ऑर्डिनेंस को ये निरस्त करता है। ये बिल जो है ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के प्रोविजंस को संशोधन करता है। द बिल विल एड प्रोटेक्शंस फॉर हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल फाइटिंग एपिडेमिक डिजीजेस। तो अभी क्या हुआ था कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी जान को, ऐसी कोई भी अगर समस्या होती है, एपिडेमिक डिजीज़ होता है, तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो उनको, या फिर कोई अगर उनको इंजरी पहुंचाने की कोशिश करता है, जैसे अभी कोविड-19 के दौरान भी देखा गया, तो उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर एक प्रोविज़न ऐड किया गया है। कोई भी अगर हार्म करता है, इंजरी पहुंचाने की कोशिश करता है, किसी भी हेल्थ केयर की जो वर्कर की जो लाइफ है उसको खतरा होगा, तो ऐसे केस में जिसने भी ऐसा किया होगा, जो उसकी लाइफ को खतरा पहुंचाने की कोशिश की होगी, तो इसको जो है कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। मतलब कि ज़मानत उसको नहीं मिलेगी, और इसके चलते उनको कुछ फाइन भरना पड़ेगा, और 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। दिस एक्सपैंड्स, ये जो बिल है इसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्टेप्स ले सकती है टू कर्टेन द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक डिजीजेस। तो गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट कर सकती है कि भाई कोई भी शिप, बस, ट्रेन या एयरक्राफ्ट है जो भारत के पोर्ट से जा रहा है, या भारत के एयरपोर्ट पे आ रहा है, एयरपोर्ट पे या फिर जो नॉर्मल पोर्ट है उन पर आ रहा है, तो उन पे जो है गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, उनका इंस्पेक्शन कर सकती है। और साथ ही कोई भी इंसान है जो ट्रैवल करता है ड्यूरिंग एन आउटब्रेक, उसके आने जाने को भी वो जो है रेगुलेट कर सकती है। ये पावर्स जो है इस बिल में गवर्नमेंट को दी गई है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा हैज पास द एपिडेमिक डिजीजेस अमेंडमेंट बिल 2020। द बिल विल अमेंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। राज्यसभा ने महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। विधेयक निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करेगा? एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट ऑफ 1945, एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1880, एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1980 एंड एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट करके। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897 में ये संशोधन करेगा। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स जो है उनका फाउंडेशन ले किया है बिहार में, उनके लिए आधारशिला रखी है 9 परियोजनाओं के लिए। इसमें 39 किलोमीटर 6 लेन पटना रिंग रोड शामिल है, 4 लेन आरा मोहानिया सेक्शन ऑफ NH30, देन बख्तियारपुर रजौली सेक्शन ऑफ NH31 और 4 लेन नरेनपुर पूर्णिया सेक्शन ऑफ NH131A शामिल है। उन्होंने 3 मेगा ब्रिज का भी उद्घाटन किया, जिसमें 4 लेन का एक जो है ब्रिज जो कि पैरेलल है महात्मा गांधी सेतु पटना के पैरेलल जो है उसका उद्घाटन किया। देन देखो इसमें क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है अगर कोई बिहार PCS का एग्ज़ाम देने वाला है कि महात्मा गांधी सेतु जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है बिहार में, तो ये पटना में लोकेटेड है। देन एक 4 लेन ब्रिज जो है वो कोसी रिवर पे जो है बनाया गया है, उसका भी इनॉग्रेशन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा।
देन 4 लेन ब्रिज पैरेलल टू विक्रमशिला सेतु इन भागलपुर। तो भागलपुर में विक्रमशिला सेतु जो है उसके लिए भी 4 लेन ब्रिज जो है उसके पैरेलल उसका भी उद्घाटन किया गया। तो विक्रमशिला सेतु कहाँ पर है? भागलपुर में है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और गवर्नमेंट ने यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2015 में उन्होंने एक स्पेशल पैकेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बिहार की एक अनाउंस किया था 2015 में। साथ साथ पीएम मोदी ने जो है ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विसेज भी इनॉग्रेट की, जिसकी वजह से जो भी विलेजेस है बिहार में उनको डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड अ स्पेशल पैकेज फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बिहार? बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीएम मोदी ने किस वर्ष विशेष पैकेज की घोषणा की? 2014, 2015, 2019 एंड 2020। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 2015। नेक्स्ट है, एक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन एफएसीटी एंड आईटीआई कलमसरी। एफएसीटी क्या है? फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड। उसने आईटीआई कलमसरी के साथ एक एमओयू साइन किया जिसमें दोनों फैक्ट और आईटीआई कलमसरी के बीच में स्टूडेंट एकेडमिक इंटरेक्शन होगा एम्प्लॉयज़ और स्टूडेंट्स के बीच में। साथ ही नॉलेज शेयरिंग होगी, जॉइंट प्रोजेक्ट्स कंडक्ट किए जाएंगे और रिसर्च में पार्टिसिपेशन किया जाएगा। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जाएंगी। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी शेयर की जाएगी। फैक्ट की हम बात करें तो ये एक पीएसयू है, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड। इट इज़ अ पीएसयू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसके हेडक्वार्टर कोची केरला में है और ये पहली फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया की। स्वतंत्र भारत में ही पहली उर्वरक विनिर्माण कंपनी है। क्वेश्चन देख लेते हैं। FACT and Government Industrial Training Institute ITA Kalamsari, these have signed an MOU. Where is the headquarters of FACT located? उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड और सरकारी उद्योग प्रशिक्षण संस्थान कलमसरी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। FACT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई एंड बेंगलुरु। तो क्या होगा इसका सही आंसर? कहाँ पर है FACT के हेडक्वार्टर्स? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज कोची। नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरनेशनल वेबिनार ऑन थीम इश्यूज, चैलेंजेस एंड प्रोटोकॉल्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस ड्यूरिंग कोविड-19 शेयरिंग कंट्री एक्सपीरियंसेस। तो भारत द्वारा एक कोविड-19 के दौरान चुनावों के आयोजन के मुद्दे, चुनौतियां और प्रोटोकॉल शेयरिंग कंट्री एक्सपीरियंसेस पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। और ये वेबिनार जो है इंडिया ने आयोजित किया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ इट्स चेयरमैनशिप ऑफ एवेब। तो एक जो विश्व चुनाव निकायों का संघ है एवेब, उसमें भारत की जो अध्यक्षता का 1 वर्ष जो है वो पूरा हो चुका है और उसी के चलते भारत ने ये वेबिनार जो है ये आयोजित किया है। इंडिया ने जो चेयरमैनशिप है 2019 में ली थी 2 ईयर के टर्म के लिए, 2019 से लेकर 2021 तक के लिए, जब 4th जनरल असेंबली एवेब की हुई थी। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और तभी जो है इंडिया एवेब सेंटर भी स्थापित किया गया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया एवेब सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में है। और इंडिया ने जो चेयरमैनशिप ली है एवेब की वो 2019 से 2021 तक भारत के पास चेयरमैनशिप रहेगी। और ये वेबिनार जो है पहला वेबिनार है जिसको इंडिया एवेब सेंटर द्वारा आयोजित किया गया है। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ की हम बात करें, विश्व चुनाव निकायों का संघ जो है ये सबसे बड़ा संघ है। किसका? विश्व स्तर पर चुनाव प्रबंधन निकायों का, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ का। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है इसका? इसका इंक्योन साउथ कोरिया में है। और इसकी जो सेक्रेटरी जनरल है वो जोंगयून चो है। एंड करंटली इसमें 115 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुनील अरोड़ा है जो कि भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, तो जो भी कंट्री चेयर करेगी उसके जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या फिर इलेक्शन कमीशन के जो भी हेड होंगे वो करंट चेयरमैन होंगे एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ के। ठीक है, चलिए हम लोग इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। विच कंट्री होस्टेड एन इंटरनेशनल वेबिनार ऑन थीम
issues, challenges and protocols for conducting elections during COVID-19, sharing country experiences। किस देश ने कोविड-19 के दौरान चुनावों के संचालन के मुद्दे, चुनौतियां और प्रोटोकॉल देश के अनुभव साझा करना विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की मेजबानी की। मालदीव, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। सो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। The correct answer will be option D, that is India. Next is 12 opposition parties give notice for no confidence motion against Rajya Sabha Deputy Chairman। 12 विपक्षी दल ने राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया। और ये जो नोटिस है, ये जो डिप्यूटी चेयरमैन है जो अभी अपॉइंट हुए थे दोबारा से, हरिवंश नारायण सिंह, उनके अगेंस्ट जो है ये मोशन के लिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए नोटिस जारी किया गया था। उन पर कृषि बिलों को जल्दी से पारित करने के लिए संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। तो क्या हुआ था, वॉइस वोट के थ्रू जो है ये फार्म बिल्स जो है फटाफट से पास किए गए थे। तो इसी के चलते, क्योंकि वॉइस वोट में क्या होता है पता नहीं चल पाता है कि कैसे, क्योंकि बहुत क्विकली होता है वॉइस वोट। इसमें जो भी जिधर से भी ज़्यादा आवाज़ आती है वहाँ पे डिसीजन जो है पूरा, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का, उस पर डिपेंड करता है कि वो उस बिल को पास करता है या नहीं करता है, वो क्या कंसिडर करता है। तो इसी के चलते उन पर एक्विजिशन लगाया गया। लेकिन जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उन्होंने इस मोशन के नोटिस को जो है रिजेक्ट कर दिया और साथ ही 8 MPs को, जो कि अलग अलग पार्टीज से थे, उनको सस्पेंड कर दिया। और ये जो नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन जो पास होता है डिप्यूटी चेयरमैन के रिमूवल के लिए, ये अलग है उस नो कॉन्फिडेंस मोशन से जो कि लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट पास किया जाता है। तो जैसे लोकसभा में जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना होता है। लेकिन ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन डिप्यूटी चेयरमैन के लिए पास किया गया है, इससे डिप्यूटी चेयरमैन को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम इट्स मेंबर। तो राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उन्हीं में से ही उपसभापति राज्यसभा का चुना जाता है। और जब भी चेयरमैन नहीं होते हैं तो वो चेयरमैन की जगह पर हाउस को प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 में दिया हुआ है कि कैसे कैसे डिप्यूटी चेयरमैन को हटाया जा सकता है। तो उसमें मेंशन है कि अगर डिप्यूटी चेयरमैन को हटाने के लिए कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा मेंबर से, तो उनको फिर हटाया जाएगा डिप्यूटी चेयरमैन को। लेकिन ऐसे रेजोल्यूशन के लिए 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाना चाहिए और जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उन पे डिपेंड करता है कि वो उस नोटिस को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इससे जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द रिमूवल ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का उल्लेख है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 43। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 90। अगला है फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 10 टाइम्स, अंगरीता शेरपा, ही रिसेंटली पास्ड अवे। तो काफ़ी दिन से बीमार थे अंगरीता शेरपा, जो कि पहले इंसान थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 10 बारी जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ठीक है, उनको स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता था उनके चढ़ाई के कौशल के कारण। एंड उन्होंने जितने भी एसेंस किए 1983 से लेकर 1996 के बीच में, वो बिना बॉटल्ड ऑक्सीजन के किए। तो उनका जो ये रिकॉर्ड था, ठीक है, कि उन्होंने 10 टाइम माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़े एंड दैट टू विदाउट बॉटल्ड ऑक्सीजन। माउंट एवरेस्ट की बात करें हम तो इट लाइज ऑन द क्रेस्ट ऑफ ग्रेट हिमालयाज ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना। और वर्ल्ड का ये सबसे जो है ऊंचा पर्वत है। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये जो है ये अंगरीता शेरपा है, इनका हाल ही में निधन हो गया। सो क्वेश्चन है, डैश वॉज द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 10 टाइम्स विदाउट अ बॉटल्ड ऑक्सीजन। बिना बोतलबंद ऑक्सीजन के 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले डैश पहले व्यक्ति थे, ये नेपाल से थे। अंगरीता शेरपा, तेंजिंग नॉर्गे, अंग शेरिंग शेरपा एंड आपा शेरपा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है, दैट इज अंगरीता शेरपा।
नेक्स्ट इज सिमोना हेलेप, उन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल्स जीत लिया है इन इटालियन ओपन, और ये रोमानिया से हैं सिमोना हेलेप, और ये जो इन्होंने जीता है वुमेन सिंगल्स टाइटल वो जीता है अगेंस्ट कैरोलिना प्लिस्कोवा, जो बीच में ही इंजरी के कारण वो निकल गई थी, बाहर हो गई थी। और साथ ही मेन सिंगल टाइटल्स जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है, किसको हराकर, डियोगो स्क्वाट्समैन जो कि अर्जेंटीना से हैं उनको हराकर। और नोवाक जोकोविच का ये 5th इटालियन ओपन है, और इससे उनकी मास्टर हिस्ट्री क्रिएट हुई, क्योंकि अब तक उनके पास 36 मास्टर्स 1000 टाइटल्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वन द विमेन सिंगल्स टाइटल इन इटालियन ओपन टेनिस, निम्नलिखित में से किसने इटालियन ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब जीता है, कैरोलिना प्लिस्कोवा, सिमोना हेलेप, वीनस विलियम्स एंड नोआमी ओसाका। सो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सिमोना हेलेप। अगली न्यूज़ है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने ही इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020 इसको पास कर दिया है, और ये जो बिल है ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस जो है वो जून 2020 में इशू किया गया था। ये टेम्परेली सस्पेंड करता है इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो अस्थायी रूप से कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की दीक्षा को निलंबित करता है। और जब डिस्कशन चल रहा था इस बिल का, तो इसमें फिनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमन है, उन्होंने इसके 3 सेक्शंस की बात की आईबीसी 2016 के। तो इसमें सेक्शन 7 में कहा गया कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो अलाउ कर सकता है टू फाइल फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर। तो धारा 7 के तहत एक वित्तीय लेनदार को कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की शुरुआत के लिए फाइल करने की अनुमति है। अंडर सेक्शन 9 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कैन अप्लाई फॉर इंसॉल्वेंसी, तो धारा 9 के तहत परिचालन लेनदार दिवाला के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सेक्शन 10 में क्या है कि एक कॉर्पोरेट अप्लाइंट जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को जो है इनिशिएट कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन थे आईबीसी 2016 के, इसको डिस्कस किया गया। साथ ही राज्यसभा में थोड़ा सा मौन रखा गया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो फॉर्मर मेंबर थे राज्यसभा के नजनीन फारूकी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को 2016 की हम बात करें तो ये इंसॉल्वेंसी केसेस के रेजोल्यूशन को 180 दिनों में निपटाने की बात करता है। और इसका जो अमेंडमेंट बिल है, पहला फर्स्ट अमेंडमेंट बिल 2019 में पास किया गया था, जिसमें जो टाइम लिमिट है पूरा रेजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करने की वो 330 दिन तय की गई थी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following sections of IBC 2016 allows operational creditors to apply for insolvency? IBC 2016 के निम्नलिखित में से कौन सा खंड परिचालन लेनदारों को इंसॉल्वेंसी के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है? सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। The correct answer will be option C, that is section 9. Next is a direct cargo ferry services has started between India and Maldives. 21 सितंबर को भारत और मालदीव के बीच एक सीधी कार्गो फेरी सेवा जो है वो शुरू की गई थी। और ये जो सर्विस है ये दोनों देशों के बीच में जो भी ट्रेड है, व्यापार है, उसको बढ़ावा देगा, साथ ही जो टाइम और कॉस्ट है उसको भी कम करेगा। जून 2019 में पीएम मोदी ने अनाउंस किया था फेरी सर्विस को कि जो है जब वो मालदीव्स गए थे 2019 में कि ऐसी कुछ फेरी सर्विस जो है वो स्टार्ट की जाएगी बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। शिपिंग मिनिस्टर मनसुख मंडाविया हैज़ ई फ्लैग्ड ऑफ द फेरी सर्विस जॉइंटली विद दिस मालदीवियन काउंटरपार्ट। जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का शिप है, ठीक है, वो ऑपरेट करेगा इन फेरी सर्विस को बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 380 TEUs की है, यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स के बराबर इसकी कैपेसिटी है। ये जो फेरी सर्विस है ये इंडिया के टूटिकोरिन और कोचिन पोर्ट्स को मालदीव्स के कुल्हुदु फुशी और माले पोर्ट से कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं।
इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है मालदीव्स का आफ्टर चाइना, यूएई एंड सिंगापुर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है फैक्ट। मालदीव्स इज अ कंट्री दैट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। तो मालदीव जो है ज़्यादातर जो है इसमें चीज़ें जो भी इस्तेमाल करते हैं वो इम्पोर्ट की जाती हैं, आयात पर ये निर्भर है देश। मालदीव्स की बात करें तो एक स्मॉल आइलैंड नेशन है साउथ एशिया का, जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है। एंड ये जो एशियन कॉन्टिनेंट का मेनलैंड है उससे 700 किलोमीटर दूर है और श्रीलंका और इंडिया के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल माले है और करेंसी क्या है इसकी, मालदीवियन रुपया। ठीक है, और सार्क कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उसका ये एक हिस्सा है मालदीव्स। ठीक है, और इंडियन ओशन रीजन का भी पार्ट है मालदीव्स। तो और स्ट्रैटेजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन 21 सितंबर आर डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस वाज स्टार्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। 21 सितंबर को प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच शुरू की गई थी। इंडिया एंड मालदीव्स, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड मलेशिया। तो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट करके। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन है, दैट इज इंडिया एंड मालदीव्स। नेक्स्ट इज दो जो है विमेन ऑफिसर्स, पहली बार ऐसा हुआ है इंडियन नेवी की हिस्ट्री में कि 2 वुमेन ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया गया है टू जॉइन एज ऑब्जर्वर्स इन द हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ऑफ इंडियन नेवी। एंड दिस विल बी द फर्स्ट सेट ऑफ एयरबोर्न कंपार्टमेंट्स हु विल ऑपरेट फ्रॉम वॉरशिप्स। तो ये हवाई लड़ाकू विमानों का पहला सेट होगा जो युद्धपोतों से संचालित होगा। एंड दीज ऑफिसर्स आर सब लेफ्टिनेंट कमुदनी त्यागी एंड रीति सिंह। Earlier, women's entry was not allowed to the fixed-wing aircraft that took off and landed ashore. इससे पहले महिलाओं को पंख वाले विमानों में प्रवेश निषेध था। तय पंख वाले विमान वह होते हैं जो कि तट से उड़ते हैं और तट पर उतरते हैं। The ceremony was presided over by the Rear Admiral Anthony George, Chief Staff Officer, who presented the awards and coveted wings to the graduating officers. तो ये एक काफ़ी बड़ा जो है एक अचीवमेंट है। ठीक है, और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की तरफ जो है ये कदम है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे पहले इंडियन नेवी के बारे में जानते हैं। इंडियन नेवी इज द नेवल ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की नौसेना शाखा है। और जो अभी इंडियन नेवी चीफ है, 24th इंडियन नेवी चीफ, वो कौन है, एडमायरल करमबीर सिंह। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इज द कमांडर, द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन द इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च रैंक का अधिकारी नौसेना स्टाफ का चीफ होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन नेवल हिस्ट्री 2 women officers have been selected to join as observer in the helicopter stream. Who are these officers? भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर की धारा में पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल होने के लिए चुना गया है। ये दोनों अधिकारी कौन हैं? शिवांगी एंड नेहा शर्मा, कमुदनी त्यागी एंड रीति सिंह, संध्या सूरी एंड शिवानी सिंह, प्रिया जिंगम एंड सुनीता अग्रवाल। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज कमुदनी त्यागी एंड रीति सिंह। अगली न्यूज़ है जो ओम स्मार्ट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की, इस पर चर्चा की गई। सो दिस स्कीम, इसका फुल फॉर्म है ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो स्कीम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2017-18 से लेकर 2019-20 तक। ये जो स्कीम है इसके कुछ अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे इट एम्स टू जनरेट एंड रेगुलरली अपडेट इंफॉर्मेशन ऑन मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड द रिलेशनशिप विद द फिजिकल एनवायरनमेंट इन द इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसका उद्देश्य मरीन लिविंग रिसोर्सेज के बारे में जानकारी उत्पन्न करना है और उस जानकारी को समय समय पर अपडेट करना है और भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ में भौतिक पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करना है। साथ ही जो भी वाटर पॉल्यूटेंट्स, सी वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं, उनका जो लेवल है उसको देखना है ताकि जो कोस्टल वाटर है उसका हेल्थ असेसमेंट किया जा सके। And it will also develop ocean observation system for the acquisition of real-time data from the seas around India. भारत के आसपास के समुद्रों से वास्तविक समय के डेटा के अधिग्रहण के लिए महासागर अवलोकन प्रणाली विकसित करेगा। साथ ही it will develop technologies generating fresh water and energy from the ocean, underwater vehicles and technologies
एंड टू कैरी आउट एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। तो इसका मिशन महासागर पानी के नीचे के वाहनों और प्रौद्योगिकी से मीठा पानी और ऊर्जा पैदा करने वाली तकनीकी को विकसित करना है और साथ ही पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का पता लगाना है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने इन्फॉर्म किया ITEWC के बारे में इन रिटन रिप्लाई इन राज्यसभा। तो ये सब जो डिस्कशन है स्कीम के बारे में और साथ ही ITEWC के बारे में, इसको रिटन रिप्लाई में जो है राज्यसभा में बताया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। तो ITEWC क्या है? इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, जिसको इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज INCOIS हैदराबाद में इंस्टॉल किया गया था 2007 में, और ये 25 इंडियन ओशन कंट्रीज को सुनामी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ द यूनेस्को फ्रेमवर्क। ठीक है, यूनेस्को के ढांचे के अंतर सहकारी महासागरीय आयोग के हिस्से के रूप में सुनामी सेवाएं ये 25 देशों को प्रदान कर रहा है। INCOIS की बात करें तो ये जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1999 में, और ये ओशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और साथ ही एडवाइजरी भी जारी करती है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को जो कि इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंट है। And this established a global navigation satellite system and strong motion accelerometers in Andaman and Nicobar Islands for fast and reliable estimation of earthquake। इसने भूकंप के तेज और विश्वसनीय अनुमान के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और स्ट्रॉन्ग मोशन एक्सेलेरोमीटर स्थापित किया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है INCOIS। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द ओ स्मार्ट स्कीम? किस मंत्रालय ने ओ स्मार्ट जो योजना है वो शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो क्या होगा इसका सही आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। नेक्स्ट इज लोकसभा ने जो है 2 बिल पास किए हैं विच इंक्लूड्स नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020। इस बिल में कहा गया है कि जो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है उसको स्थापित किया जाएगा और उसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया जाएगा। और ये कैसे किया जाएगा? बाय अपग्रेडिंग द गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन गांधीनगर। तो गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाएगा और उसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया जाएगा। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये स्टडी और रिसर्च को प्रमोट करेगी फोरेंसिक साइंस और साथ ही में बिहेवियरल साइंस, लॉ, क्रिमिनोलॉजी और अदर एलाइड एरियाज में जो है रिसर्च को बढ़ावा देगी। साथ ही जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020 पास हुआ है उसमें प्रोविजन है कि एक राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है गुजरात में इस्टेब्लिश की जाए और उसको भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया जाए। ये जो इंस्टीट्यूट है, जो यूनिवर्सिटी है, ये हाई स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करेगी लर्निंग के एंड इट विल आल्सो प्रोवाइड अ डेडिकेटिंग एनवायरनमेंट फॉर एडवांस रिसर्च एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द डोमेन ऑफ पुलिसिंग। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर अमेंडमेंट बिल 2020 और बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बिल जो है वो भी पास किया। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020 हैज बीन पास्ड बाय लोकसभा। नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन डैश। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020 लोकसभा द्वारा पारित किया गया है। राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय डैश में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज गुजरात। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर्स हैं 22 और 23 सितंबर के दोनों कवर कर लिए, साथ ही उससे जुड़े प्रश्न भी देख लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए और हम इसी तरह से आपके लिए अच्छा स्टडी मटेरियल लाने की कोशिश करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।